Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District, Fazilka. And I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics. So today we are going to discuss one of the most important topic of macroeconomics as well as of the microeconomics, that is the interdependence between micro and macro and the differences between micro and macro. First of all, we discuss about the interdependence between micro and macro economics. अब जब हम ये कहते हैं कि there is an interdependence between micro and macro economics, what we are really meaning, हमारा असली मीन क्या है उसके इसमें? हम ये कहना चाहते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो आर interdependent. Interdependent means micro depends upon macro and macro depends upon micro. हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड करती है, या हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ मैक्रो माइक्रो पे डिपेंड करती है ना, हम ये तो बोल ही नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूं कि दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। यानी हम आमतौर पे ये कह देते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो कितने टाइप्स की होती है। वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज माइक्रो एंड वन इज मैक्रो। जब हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ऑफ टू टाइप, हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में आता है अच्छा एक माइक्रो होगी एक मैक्रो होगी, मतलब एक इंडिविजुअल से डील करेगी एक इकोनॉमी से डील करेगी, तो दोनों ना अलग अलग होंगी। पर माइक्रो और मैक्रो जो हैं ये दो इकोनॉमिक्स की डिस्टिंक्ट ब्रांचेस नहीं हैं, ये दो डिफरेंट ब्रांचेस नहीं हैं, ये एक्चुअली दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। देखिए, अगर हम माइक्रो और मैक्रो में इंटरडिपेंडेंस पता करना चाहते हैं ना, तो उसमें पहले तो एक कॉमन चीज ढूंढते हैं कि माइक्रो और मैक्रो के अंदर कॉमन क्या है। कॉमन ये है कि चाहे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों के अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं। दोनों के अंदर हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज और फाइनेंस को स्टडी करते हैं। दोनों में सेम चीज है, सिर्फ डिफरेंस किस बात को लेकर है? डिफरेंस है उन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लेवल को लेके। भी वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उनका लेवल क्या रहेगा, उनको कौन से लेवल पे जाके स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल पे करेंगे कि इकोनॉमी पे करेंगे? है तो वही, उधर प्रोडक्शन है उधर एग्रीगेट प्रोडक्शन है, उधर कंजम्पशन है तो इधर एग्रीगेट कंजम्पशन है, इधर इन्वेस्टमेंट है तो इधर एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है, इधर एक्सचेंज है तो इधर टोटल एक्सचेंज है, इधर फाइनेंस है तो इधर टोटल फाइनेंस है। तो है तो वही, मतलब दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है कि दोनों में ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं। जब हमने शुरू में बात की थी, ये बात हम तब कर चुके हैं कि रेगनर फ्राइश ने ये कहा था और केन्स ने भी ये कहा था कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो गलत नहीं है। वो गलत इसलिए नहीं है क्योंकि उनके रूल्स सही थे जो उन्होंने माइक्रो के लिए बनाए थे। वो गलत कब हुए? जब उन्होंने माइक्रो के रूल्स को मैक्रो पे लगाने की कोशिश की। वो कहते हैं माइक्रो मैक्रो को कॉम्प्लीमेंट करती है, मैक्रो माइक्रो को कॉम्प्लीमेंट करती है, सो दीज टू ब्रांचेस आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। कैसे? अब वही चीज देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो माइक्रो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स अपॉन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? मैक्रो पे। अब ध्यान से सोचो, माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड करती है। कैसे? अब सोचो कि आप एसबीआई में गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप गए। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने क्या किया? आपने जहां पे जाके अपना सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन कराया, ठीक है? अब एसबीआई आपको कितना इंटरेस्ट देगा? सोच के देखो। अब एसबीआई अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं कर सकता। कैसे?
हम जब बैंकिंग वाला चैप्टर करेंगे ना, उसमें मैं ये चीज क्लियर कराऊंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, जितने भी ये कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक मींस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, या पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड द एक्सिस बैंक और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई या कुछ भी, ये जितने भी बैंक हैं इनको ना एक रेंज प्रोवाइड करवाता है। अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो रेंज चल रही है 3% टू 6.50%, ये रेंज है। मतलब कोई भी बैंक सेविंग अकाउंट पे अपने अकाउंट होल्डर को 3% से कम नहीं दे सकता और 6.50 से ज्यादा नहीं दे सकता। मतलब जितने मर्जी बैंकों में चले जाओ, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी के बीच में लाया करेगी। मतलब एक बैंक यानी कि माइक्रो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। सोच के देखो, मैंने कहा एक बैंक यानी कि माइक्रो कितना इंटरेस्ट देगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी यानी कि मैक्रो में कितना इंटरेस्ट चल रहा है। यानी माइक्रो डिपेंड करेगा मैक्रो पे। हम कहते हैं एक आपके पापा है, मान लो आपके पापा कहते हैं शॉप पे गए ना, आज तो बड़ी मंदी थी जी, आज तो बड़ा डिप्रेशन देखने को मिला। अब अगर आपके पापा की शॉप पे मंदी है ना, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में सिर्फ आपके पापा ही हैं जिसकी शॉप का सामान नहीं बिका आज। जो एक इंडिविजुअल पर्सन यानी कि माइक्रो को जो डिप्रेशन फेस करनी पड़ती है ना, वो इकोनॉमी की डिप्रेशन का रिजल्ट होता है। जब इकोनॉमी लेवल पे डिप्रेशन आती है ना, तो उसका इफेक्ट आगे इंडिविजुअल लेवल पर भी पड़ता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी आएगा वो किसके अकॉर्डिंगली आएगा, मैक्रो के अकॉर्डिंगली आएगा। इसमें हमने एक और बात भी करी थी कि माइक्रो के अंदर जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे मैक्रो लेवल पे बनते हैं। पहले रूल मैक्रो लेवल पे बनेंगे, बाद में उनको माइक्रो लेवल पे हम इंप्लीमेंट कराएंगे। ये जब हमने लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की थी उसमें हमने इस बात को डिस्कस किया था कि मैक्रो पहले रूल बनाती है। कैसे? मैंने दो मेथड बताए थे, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव गोज फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल एंड डिडक्टिव गोज फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर। Inductive from particular to journal, from 111 to all, and deductive goes from journal to particular, यानी from all to 111। तो मैंने कहा था जो रूल्स बनते हैं वो पहले मैक्रो लेवल पे बनते हैं, ठीक है। अगर मैक्रो पे बनेंगे तो बाद में क्या होगा, उसको इंडिविजुअल्स पे हम इंप्लीमेंट करेंगे। यानी माइक्रो के रूल मैक्रो के रूल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे अगर इकोनॉमी के अंदर कोई चेंज आता है तो इंडिविजुअल पे चेंज आएगा ही आएगा। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, मान लो गवर्नमेंट कहते हैं कि हमने क्या किया, जो जीएसटी है उसको 13% से बढ़ा के 18% कर दिया, तो अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट हर एक इंडिविजुअल पे पड़ेगा जो उस पर्टिकुलर चीज को परचेस करेगा जिसके ऊपर जीएसटी 13% से राइज करके 18% किया है। मतलब जो चेंज आया वो किस पे आया, मैक्रो लेवल पे आया, और उसका इफेक्ट किस पे पड़ा, माइक्रो लेवल पे पड़ा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। और बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, आप जितनी मर्जी सोच सकते हैं। वैसे जैसे माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड करती है, उल्टा अब मैं लिखूंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स अपॉन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो मैक्रो है वो माइक्रो पे डिपेंड करती है। कैसे? जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसके साथ डील करती है, वो एग्रीगेट के साथ डील करती है। एग्रीगेट मींस टोटल। अब आप टोटल किसका करेंगे, बात सोचने वाली। आप टोटल हमेशा जो है वो इंडिविजुअल यूनिट्स का टोटल करेंगे। अगर इंडिविजुअल का टोटल होगा तो ही मैक्रो आएगा, तो ही आपको पूरी की पूरी इकोनॉमी का पता लगेगा। कैसे? अब सोचो कि आपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, तो नेशनल इनकम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्रीगेट करना पड़ेगा किसको, इंडिविजुअल इनकम को। आपको एक एक पर्सन की इनकम जो है उसको ऐड करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे अगर सपोज करो कि आपने जो है वो एग्रीगेट डिमांड का पता करना है, तो एग्रीगेट डिमांड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो इंडिविजुअल डिमांड है उसको ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही आपने एग्रीगेट सप्लाई का पता करना है, तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल सप्लाई को ऐड करना पड़ेगा। आपने एग्रीगेट कंजम्पशन का पता करना है कि पूरी इकोनॉमी में कितनी कंजम्पशन हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअल कंजम्पशन यानी कि एक एक पर्सन की जो कंजम्पशन है उसको ऐड करना पड़ेगा। यानी अब सोचो, आप एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजम्पशन, नेशनल इनकम, आप इनका पता तब तक नहीं लगा सकते जब तक आपको ये इंडिविजुअल यूनिट्स जो हैं वो नहीं पता होंगे। तो अब अगर ये इंडिविजुअल पता होंगे तो ही एग्रीगेट निकलेंगे। एग्रीगेट डील्स विद मैक्रो, इंडिविजुअल डील विद माइक्रो, तो माइक्रो होगा तो मैक्रो पता लगेगी, अगर माइक्रो नहीं पता होगा तो मैक्रो नहीं पता लगेगी। तो अब माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड करता है और मैक्रो माइक्रो पे डिपेंड करता है। तो दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ दीज टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच आर नॉट contradictory to each other, rather they are complementary to each other। दोनों एक दूसरे को complement करते हैं, दोनों एक दूसरे को complete करते हैं। Okay, now after this interdependence we study the difference between microeconomics and macroeconomics। अगर हमने डिफरेंस समझना है तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल पेज के सेंटर में एक लाइन लगा लेते हैं। ओके, तो एक साइड में हम लिख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक साइड में हम लिख लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ताकि हम दोनों के जो डिफरेंसेस हैं वो बिल्कुल आराम से क्लियर कर सकें। ठीक है, अब दोनों में कुछ डिफरेंसेस जो मैं स्टार्टिंग वाले कराऊंगा वो तो बहुत इजी है, क्योंकि हम ऑलरेडी उनको बहुत बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो माइक्रो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड इज टेकन फ्रॉम द वर्ड माइक्रॉस। ये हमने ऑलरेडी बात की थी कि माइक्रॉस से है ना, माइक्रॉस है विच मीन्स स्मॉल। ठीक, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर इधर लिखें तो मैं बोलूंगा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वर्ड टेकन फ्रॉम द वर्ड मैक्रॉस, MAKROS, which means लार्ज। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। भी जो माइक्रो है, अब दोनों में एक सिमिलैरिटी भी है, और सिमिलैरिटी ये है कि माइक्रो और मैक्रो दोनों जो माइक्रॉस और मैक्रॉस से बने हैं, सिमिलैरिटी इज दैट कि दोनों वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के हैं। ओके, सो दो वर्ड हैं ग्रीक लैंग्वेज के, माइक्रॉस उससे बन गया माइक्रो और मैक्रॉस उससे बन गया मैक्रो। अब अगर इसका मतलब स्मॉल है तो क्या करेंगे, इट स्टडीड इकोनॉमिक activities at the small level। ओके, तो अब इधर अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इट स्टडीड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट द लार्ज लेवल। लार्ज लेवल क्या हुआ, इकोनॉमी लेवल। मतलब अब जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे, हमने कभी भी इकोनॉमी लेवल से नीचे नहीं आना है। ठीक है, हमने इकोनॉमी लेवल पे बात करनी है। अगर इकोनॉमी से कुछ भी नीचे आए तो आप माइक्रो में पहुंच जाओगे। तो जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करेगी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करेगी ओनली एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, लार्ज मींस इकोनॉमी लेवल। ठीक, अब अगर हम इसमें बात करें तो in this we take the help of
एनुमरेशन। ओके, अगर मैं इधर लिखूं, अब ये इनुमरेशन क्या होता है हम इसकी बात करेंगे। इन दिस वी टेक द हेल्प ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है हमारे पास इनुमरेशन और एक वर्ड है हमारे पास एस्टिमेशन। चेक करिए, इधर हम इनुमरेशन को यूज करेंगे, इधर हम एस्टिमेशन को यूज करेंगे। इनुमरेशन क्या होता है? इनुमरेशन मींस काउंटिंग, मतलब जब हम माइक्रो में बात करते हैं हम काउंटिंग की हेल्प लेते हैं। काउंटिंग मींस व्हाट? अगर मैं कहता हूं कि मेरी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, इट मींस मैंने क्या किया, मैंने काउंट किया। स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया ना? क्यों? अब मैंने काउंट क्यों किया? मैंने काउंटिंग मींस इनुमरेशन, मैंने कैसे इनुमरेशन यूज कर लिया? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट माय क्लास व्हिच इज 1। इट्स अ माइक्रो यूनिट। एक क्लास माइक्रो है, वो मैक्रो नहीं है। तो माइक्रो था तो माइक्रो में क्या होगा, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो कम होंगे, तो हम इजीली उनको काउंट कर सकते हैं। ये जो इन्यूमरेटर वर्ड है ना, इन्यूमरेशन, एक होता है इन्यूमरेशन, एक होता है इन्यूमरेटर्स। इन्यूमरेशन होता है काउंटिंग करना, इन्यूमरेटर कौन होगा, जो काउंटिंग करेगा। जब सेंसस होता है ना, सेंसस ऑफ इंडिया, उसमें क्या होता है, आपके घर पे ना कुछ लोग आते हैं। जैसे 2011 में सेंसस हुआ था, अभी 2021 में होने वाला है सेंसस। तो उसमें क्या होगा, कुछ लोग आपके घर पे आएंगे, आपके पास, तो आपसे पूछेंगे कि आपके घर पे कितने फैमिली मेंबर्स हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, वो जो है कौन सा बिजनेस करते हैं, उनकी इनकम कितनी है, एज कितनी है, ठीक है। तो सारा मतलब उनसे आपसे पूछा जाएगा। अब ये जो सेंसस है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगती है। वो एक एक घर पे जाके एक एक पर्सन को काउंट करते हैं। That's why those people are called enumerators। जो आपके घर पे वो आएगा ना, उसको इन्यूमरेटर बोलेंगे, इन्यूमरेटर। क्यों? वो क्या कर रहा है, इन्यूमरेशन कर रहा है, वो काउंटिंग कर रहा है। पर इधर हमने वर्ड यूज किया एस्टिमेशन, मतलब इधर हम इन्यूमरेशन नहीं कर सकते, इधर हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हमें एस्टिमेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। व्हाई? एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेट करना, अंदाजा लगाना। मैं कहूं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की एक रैली हुई और उसमें 2 लाख पीपल आए, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि 2 लाख आए? मैंने क्या किया, क्या मैंने 2 लाख लोगों को काउंट किया होगा? नहीं ना। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने जस्ट एक एस्टिमेट लगाया कि हाँ जितना रश था उसके हिसाब से लगता है कि 2 लाख आए होंगे। दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन। जब हम एस्टिमेशन करते हैं हम उसके अंदर अप्रोक्सीमेशंस लगा रहे होते हैं, क्योंकि एस्टिमेशन में हम एग्जैक्ट हो ही नहीं सकते। अब सोचो आपने पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टडी करना है, आपने नेशनल इनकम को स्टडी करना है। अगर मैं ये कहता हूं कि इंडिया की नेशनल इनकम जो है दैट इज 200 लाख करोड़, इफ 200 लाख करोड़ इंडियाज नेशनल इनकम, इट डजंट मीन कि वो 2 लाख 100 करोड़ ही है। वो 2 लाख जो है 201 लाख करोड़ भी हो सकती है, और वो 202 लाख करोड़ भी हो सकती है, और वो 198 लाख करोड़ भी हो सकती है। जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन है। हम कहते हैं कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब वो कहते हैं इंडिया पॉपुलेशन इज 130 करोड़, ठीक है। अब सोचो जितनी देर में मैंने ये बोला है ना कि इंडिया पॉपुलेशन इज 130 करोड़, तो कम से कम मुझे बोलने में 6-7 सेकंड लगे होंगे। तो 6-7 सेकंड के अंदर इंडिया में पता नहीं कितने लोग मर गए होंगे और कितने और पैदा हो गए होंगे। अगर मैं कहता हूं कि इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, इट डजंट मीन कि मैंने उसको काउंट किया है, इट ओनली मीन्स कि मैंने एक एस्टिमेट लगाया कि इंडिया की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़ है। तो जब मैक्रो की बात आती है क्यों, तो उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कैलकुलेट और टू काउंट ईच एंड एवरी वन। तो हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं। अब अगर इधर हमने इन्यूमरेशन करी थी, इधर हमने काउंट करे थे, मैंने कहा
there are 15 students in my class, then I am 100% correct that there are 15 students in my class. पर अगर मैं ये कहता हूं कि India's population is 130 करोड़, I am not 100% correct. क्या होगा इसके अंदर माइक्रो में? In this results are more accurate. ठीक है, मैंने ये नहीं लिखा कि रिजल्ट्स आर 100% एक्यूरेट ना, इसमें भी गलती होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें हम एक टॉपिक लेते हैं मार्केट डिमांड। अब मार्केट एक होती है, अब मार्केट डिमांड ये नहीं सोचना कि लो जी आपके पास डिमांड थी इंडिविजुअल, आपने उसको ऐड किया तो वो एग्रीगेट डिमांड बन गई, नहीं, मार्केट डिमांड माइक्रो का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मार्केट हमेशा एक चीज की होती है। जैसे अगर सपोज करो ये मार्कर जो है वो महंगा हो गया, तो मार्कर महंगा होगा तो क्या करेगा, मैं कहूंगा मार्कर महंगा हो गया ना तो मैं शर्ट कम खरीदूंगा। अब सोचो इस मार्कर को इस शर्ट का आपस में क्या लेना देना है? इसका मतलब ये हुआ कि इस मार्कर की जो मार्केट है वो अलग है, इस शर्ट की मार्केट अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो मार्केट डिमांड मतलब एक कमोडिटी की पूरी मार्केट में डिमांड, एक कमोडिटी। अगर एक कम्युनिटी है क्या होगा? माइक्रो होगा। जब हम मार्केट डिमांड कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर, उस मार्केट के अंदर उस चीज को परचेस करने वाले जितने लोग होते हैं, अब उन सारे लोगों ने कितनी कितनी डिमांड करी, ऐड करेंगे, मार्केट डिमांड निकल जाएगी। जैसे मैं कहूं कि एक शॉपकीपर के पास इस मार्कर को खरीदने वाले आज 10 लोग हैं, किसी ने 2 मार्कर खरीदे, किसी ने 4 खरीदे, किसी ने 3 खरीदे, किसी ने 1 खरीदा, अगर उसको ऐड कर देगा ना तो बोलेगा आज मेरी शॉप पे इस मार्कर की इतनी डिमांड रही। अगर इस मार्कर को बेचने वाली किसी सिटी के अंदर 50 शॉप्स हैं तो 50 शॉपकीपर अपनी अपनी डिमांड बताएंगे, तो 50 शॉपकीपर्स की डिमांड को ऐड करेंगे तो निकल जाएगी मार्केट डिमांड। अब ऐड कर रहे हैं तो गड़बड़ तो होगी, यानी पर उतनी नहीं होगी क्योंकि हर एक शॉपकीपर ने अपनी अपनी डिमांड बतानी है, वो बता लेगा, पर गलती होने के चांसेस इसमें भी हैं। तो इसमें मैंने ये नहीं लिखा दैट द रिजल्ट्स आर 100% करेक्ट, मैंने कहा मोर एक्यूरेट। अगर मैं इधर लिखूंगा तो क्या होगा, इसमें जो भी रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड होंगे, रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आर लेस एक्यूरेट। ओके, क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। अब नेशनल इनकम इतनी इजीली कैलकुलेट नहीं होगी, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत होंगे, तो इसमें जो रिजल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, लेस एक्यूरेट होंगे। ओके, नेक्स्ट हमने एक बात की थी कि माइक्रो है, माइक्रो डिपेंड्स अपॉन मैक्रो। इधर हम क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे मैक्रो डिपेंड्स अपॉन माइक्रो। ठीक है, क्लियर हो गया? सो ये हमारे पास कुछ सिंपल डिफरेंसेस आए। अब थोड़ा और आगे इसको डील करते हैं। अगर आपने ये नोट कर लिए होंगे तो मैं इसको इरेज करना चाहता हूं। अब जो नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये रहेगा कि नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर हम इसमें अपना 6th पॉइंट जो है वो ऐड करेंगे। अब वो 6th पॉइंट क्या है, अब ना जो माइक्रो है, माइक्रो assume that macro remains constant. ओके, नेक्स्ट अगर मैं इधर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा macro assume that micro variables remains constant। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आमतौर पे इसको समझने में ना प्रॉब्लम आती है, इसलिए जिन पॉइंट्स को समझने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो मैं बाद में डील कर रहा हूं। पहले मैंने इजी वाले करा दिए, अब जिनको समझने में प्रॉब्लम आएगी, जिनमें हमने कॉन्सेप्ट करने हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। कैसे माइक्रो अज्यूम करके चलती है कि मैक्रो वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं आता, और मैक्रो अज्यूम करके चलती है कि माइक्रो वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं आता। कैसे? अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। हम ना क्या करते हैं, सपोज करो कि हमने कहा था हमने प्रोडक्शन करनी है,
तो प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, हमने डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे. लेट इट बी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. जो लैंड है उसको हमने रेंट देना है, लेबर को हमने वेजेस देने हैं, कैपिटल को हमने इंटरेस्ट देना है और एंटरप्रेन्योर को हमने प्रॉफिट देना है. ओके, यही चीज हम इधर लिख लेते हैं. इधर भी सेम हमने प्रोडक्शन करनी है. फॉर दैट वी नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. ठीक है, अब सोचो क्या हुआ. अब हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन हुई वो हुई लेट इट बी 100 रुपीज. ठीक है, अब हमारे पास टोटल 100 रुपीज जो है वो आ गए. अब हमने क्या करना है, अब हमने 100 रुपीज को इन 4 लोगों में डिवाइड करना है. ठीक है, हमने कहा कि रेंट की फॉर्म में हमने 20 रुपीज दे दिए, 40 रुपीज हमने वेजेस को दे दिए, 20 रुपीज हमने इंटरेस्ट दे दिया और 20 रुपीज जो है वो हमें प्रॉफिट मिल गया. ओके, अगर हम इसको प्लस कर दें तो प्लस जो है वो कितना आ गया, 100 आ गया. अब सोचो हुआ क्या. हुआ ये कि हमें सबसे पहले हमारी टोटल प्रोडक्शन जो है वो गिवन थी विच इज 100. अब हमने क्या किया, 100 को आगे इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमने डिवाइड किया. अब सोचो हम ये जो डिवीजन कर पाए वो कैसे कर पाए. वो इसलिए कर पाए क्योंकि अगर ये 100 फिक्स था, अगर इस 100 में कोई चेंज नहीं आ रहा था, ओनली देन वी आर एबल टू डिवाइड दिस 100 इनटू दीस 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब सोचो अगर ये 100 ऐसे चेंज हो रहा होता, कभी 101, 99, 102, 98, 103, 97, 104, 96, 105, 95 अगर ऐसे हो रहा होता, कभी बढ़ जाता कभी कम हो जाता, कभी बढ़ जाता कभी कम हो जाता, कभी बढ़ जाता कभी कम हो जाता, तो क्या होता. क्या हम इसको इनमें डिवाइड कर पाते? बिल्कुल भी नहीं. हम इसमें डिवाइड तब कर पाए जब हम ये मान के चले कि ये 100 कांस्टेंट है, उसके बाद हम ये 1 1 1 1 यानी कि माइक्रो के अंदर डिवीजन तभी हो पाई जब हम ये मान के चले कि इनकी जो टोटलिटी है यानी कि जो मैक्रो है वो कांस्टेंट है. देखो जो टोटल है सबका वो मैक्रो, जो एक इंडिविजुअल है ये क्या हुए माइक्रो, माइक्रो का ऐड किया तो मैक्रो आया. अब हम मान के चले कि ये मैक्रो हमें ऑलरेडी गिवन है, ये 100 है और ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाला. अगर ये चेंज नहीं होने वाला तो ही आगे डिवीजन हो पाई. तो माइक्रो ने अज्यूम किया कि मैक्रो कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो ही माइक्रो के अंदर ये डिवीजन हो सकती है. क्लियर? अब इधर आते हैं. अब सपोज करो कि हमने रेंट की फॉर्म में 20, वेजेस की फॉर्म में 40, इंटरेस्ट की फॉर्म में 20 और प्रॉफिट की फॉर्म में 20 दिए. ठीक है, अब ये है सारे माइक्रो. अगर मैं इसका टोटल लगाऊंगा तो टोटल कितना आएगा, अगर इसको प्लस करेंगे तो टोटल कितना आएगा 100. अब सोचो मैं ये 100 कहां से ला पाया. ये जो 4 हैं 20 40 20 20 ये क्या है, ये माइक्रो है, और ये जो टोटल आया ये क्या है, ये मैक्रो है. अब सोचो मैक्रो कैसे आया, 100 टोटल कैसे आया. 100 टोटल तब आया जब मैंने क्या किया 20 40 20 20 को प्लस किया तो आया ना. अब अगर सोचो ये 20 ऊपर नीचे हो रहा होता, ये 40 ऊपर नीचे हो रहा होता, ये 20 ऊपर नीचे, ये 20 ऊपर नीचे हो रहा होता, तो ये 100 कैसे आता. अगर ये कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे होते तो क्या हमारे लिए पॉसिबल होता कि हम इसका टोटल कर सकें? बिल्कुल भी नहीं. तो मैक्रो ने अज्यूम कर लिया कि अगर मेरा टोटल चाहिए, अगर ये 100 चाहिए, तो मैक्रो अज्यूम करके बैठा है कि माइक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट होना पड़ेगा. ये 20 पे कांस्टेंट, ये 40 पे कांस्टेंट, ये 20 पे कांस्टेंट, ये 20 पे कांस्टेंट. अगर ये कांस्टेंट होंगे तो ही मेरा 100 टोटल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा.
तो माइक्रो अज्यूम करके चलती है कि मैक्रो कांस्टेंट है और मैक्रो अज्यूम करके चलती है कि माइक्रो कांस्टेंट है। अब यहां पर ये टॉपिक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसी के आगे कि अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये दो डिफरेंट चीजों के साथ डील करते हैं। नंबर 7, इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन अ मार्केट। मतलब माइक्रो क्या करता है, मार्केट में प्राइस डिटरमिन करता है। ध्यान से सोचो, प्राइस डिटरमिन करना। आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम प्राइस। पहली बात तो प्राइस तो माइक्रो में आता है, अगर मैक्रो में होता तो प्राइस लेवल होता। नंबर 2, वो कहता है प्राइस है एक चीज का तो मार्केट भी किसकी होती है, एक चीज की। मैंने अभी क्लियर किया था कि इसकी मार्केट अलग है, इसकी मार्केट अलग है, स्पेक्स की मार्केट अलग है, सबकी मार्केट अलग अलग होती है। तो ये क्या करता है, ये एक सिंगल मार्केट के अंदर एक सिंगल कम्युनिटी का प्राइस डिसाइड करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज। चलो इसको अगले पॉइंट में बना देंगे, एक पॉइंट और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ये प्राइस डिटरमिन नहीं करता, इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तीन चीजें लेंगे, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, क्योंकि अब इसने तो इकोनॉमी के साथ डील करना है। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करने के साथ डील करता है। अब ये मत सोचना ये तीन चीजें डिटरमिन करता है, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी के अंदर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट सेम होते हैं। ये हम अपने अगले चैप्टर में इसको डिस्कस भी करेंगे कि कैसे, जैसे आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो आई थिंक 5th चैप्टर है वो यही है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सेम ही है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम बोल लो, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट बोल लो, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोल लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो ये पूरी की पूरी इकोनॉमी में इनकम का लेवल कितना होगा, आउटपुट का लेवल कितना होगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना होगा, उसके साथ डील करता है। अगर ये एक मार्केट में प्राइस को डिटरमिन के साथ डील करता है, सो इट इज कॉल्ड प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस मैकेनिज्म, क्योंकि प्राइस डिटरमिन करता है इसको, क्योंकि इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन करता है, तो कहेंगे इट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। आप इनकम के साथ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। ठीक है, अब अगर ये क्या करता है, एक मार्केट में प्राइस के साथ डील करता है, तो इट इन दिस मार्केट occupies the important place, क्योंकि ये मार्केट के साथ डील करता है, तो इसमें मार्केट की इंपॉर्टेंस जो है वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। अब इधर क्या होगा, इधर सोचो इसने इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन करनी है। अब हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर कितने लोगों को काम मिलेगा, यानी एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये हम तो डिसाइड नहीं करेंगे, ये मार्केट तो डिसाइड नहीं करेगी ना, ये कौन डिसाइड करेगा, दिस इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी है, उसके लिए वो क्या करेगी, डिफरेंट स्कीम्स लेके आएगी। जैसे इंडियन इकोनॉमी में चैप्टर आएगा एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, उसमें आएगा वो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो ये सारे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, इन ऑर्डर टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन कराना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। आउटपुट कितनी होगी, दैट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें मार्केट का इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो इसमें क्या होगा,
in this, government occupies the important place. ठीक है, इधर मार्केट की इंपॉर्टेंस है और इधर क्या होगा, वो मैक्रो की इंपॉर्टेंस होगी। तो अब ये जो है वो हो जाते हैं डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई थिंक अब आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंसेस हैं। दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंड भी करते हैं और दोनों एक दूसरे से डिफर भी करते हैं। दोनों की अपनी अपनी एस्पेक्ट पे अपनी अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो हुआ करती है। तो आई थिंक आपको लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, डाउट जरूर क्लियर करेंगे। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।